हेलो स्टूडेंट, 822 HV 2024 का इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है 3। त्रिघात बहुपद है तो 3 होती है और द्विघात बहुपद है तो 2 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 इसके शून्यकों की संख्या होगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 35 पार जाएगा। फिर 5 से काटिए 7 होगा और 7 से 1। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। और ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। तो ये आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ये जो आपके ऑप्शन नंबर में है वो है सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका कौन सा युग्म हल कौन सा होगा। तो आपको पता है यहाँ पे A1 A1 B1 और C1 हो जाएगा। ये A2 B2 और C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि आप A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 करना चाहें तो A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू क्या है -3 बराबर B1 का वैल्यू कितना है 2 है और B2 का वैल्यू कितना है -6 और C1 का वैल्यू कितना है कहेंगे 5 है और C2 का वैल्यू कितना है तो कहेंगे 1 है। इस तरीके से आप देखेंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं हुआ किसके, C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 5 में सार्वंतर पूछा हुआ है, मतलब आपको पिछली संख्या में से पहली संख्या को घटाना है। तो यदि आप देखें 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और यही आपका सर्वांतर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर का फॉर्मूला ही आपको पता है कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो विविक्तकर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो b² माइनस 4ac है ये ऑप्शन नंबर सी में और ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो बिंदुएं हैं और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो एक बिंदु आपको 2,3 दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया है 4,1। तो आपको निकालने का तरीका पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता ही है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है कहेंगे x2 का मान कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये 4 माइनस 2 में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 4, मतलब कितना आ गया अंडर रूट में 8 और अंडर रूट में 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2। और ये किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है और इसके मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होता है। अब आपको पता है कि यदि मूल बराबर होता है तो इसका मतलब d बराबर 0 होता है और अभी आपको पता है कि d बराबर मतलब विविक्तकर बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने कंपेरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। d का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। b का मान कितना है कहेंगे कि -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है तो कहेंगे 3 और c का मान कितना है तो कहेंगे c का मान m दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 0 बराबर 144 हो जाएगा, 12 -12 का होल स्क्वायर करेंगे -12 m हो जाए।
144 को इस तरफ भेजते हैं तो ये -144 हो जाएगा, बराबर -12m बच गया, माइनस माइनस कट गया, 12 से काट देंगे 144 को, 12 बार जाएगा तो 12 बराबर क्या आ गया m। तो m का वैल्यू कितना है, 12 है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8वें का। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2 है, मतलब तीनों भुजाएं समान होंगी, 2a 2a 2a, और प्रत्येक का शीर्ष लंबाई कितनी होगी, मतलब आपको ये ऊंचाई बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई दिया है, जो शीर्ष लंब दिया है वो क्या होता है, √3/2 ए होता है, गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पे ये जो ए का मान दिया है वो 2a दिया है, इसलिए h बराबर हो जाएगा √3/2 गुणे ए का मान कितना दिया है, 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो h बराबर क्या हो गया, √3a। देख लीजिए कि इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन से है, 9वें का √3a, ऑप्शन नंबर सी में। तो 9वें का कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपको माध्य निकालना है, तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। उसके बाद इधर दिया हुआ है आपको FI, बारंबारता दे रखा है 3 2 4 2 3 का, और उसके बाद क्या दे रखा है, XI दे रखा है। XI आपको निकालना पड़ेगा, 1 3 3 1 4, और 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर 3 और 5 दिया है, 5 3 8, और 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 6 8 और 10 हो गया। ठीक, तो FI XI का जब इधर FI XI निकालना है तो क्या करेंगे, 2 3 6, 4 2 8, 6 6 24, 8 2 16, 10 3 30 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो आपका 84 आ जाएगा, और यहाँ पे FI जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI XI का मान 84 आया है, बटे में 14 हो गया, काट देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो दिया हुआ है वो साइन 27 अंश दिया है, और बटे में क्या दिया है, कॉस 63 अंश दिया हुआ है। तो इसका मान क्या होगा, देखिए ये साइन है और ये क्या है, कॉस है, तो यहाँ पे 27 और 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो साइन कॉस होने पर 27 63 90 जोड़ने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कॉस ए बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो आप बताइए साइन 2a का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, यदि a का वैल्यू निकालें, आपको मैंने बताया है कंपैरिजन करने के लिए, तो ये √3/2 कॉस 30 अंश का मान होता है, तो कॉस से कॉस तुलना करेंगे हट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यहाँ पर रख दीजिए, साइन 2 × 30 अंश बराबर कितना आ गया, साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो ऐसे में देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का मतलब 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का मतलब 1/sin स्क्वायर ए। जब इसको आप ऊपर नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 sin a, ये दोनों बराबर होगा जब a का मान क्या रखेंगे। तो देखिए आपके ऑप्शन में ना 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश दे रखा है। आप इसमें से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का मान a के बराबर यदि रखेंगे दोनों में, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो पाएंगे। जब 0 का मान रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, और इधर से भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये रख के चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, देखिए परिधि जो दिया गया है 2πr जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, कह रहा है कि 22 दिया गया है। तो यहाँ से 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लीजिए, r बराबर 22, 22 से 22 कट गया, r बराबर आ गया 7/2। अब इसके बाद कह रहा है
कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके चौथे भाग की बात कर रहा है। यहाँ से आर का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर का मान है 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। बचा क्या ऊपर बचा है 77/2 और गुणे 4 कर देंगे तो टोटल कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, मतलब कैप्सूल कैसे बनता है। तो देखिए यदि आप ऐसे एक बेलन ले लीजिए और यहाँ पे 2 अर्धगोले रख दीजिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से 2 अर्धगोले रख देंगे तो ये एक कैप्सूल बन जाता है। इसका मतलब आपको एक बेलन चाहिए और 2 अर्धगोले चाहिए। क्या चाहिए 2 अर्धगोले। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक, तो आपको फार्मूला पता ही है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो सबका मान दे रखा है, तो बहुलक का मान कितना है, बहुलक का मान दिया है 35 बराबर 3 गुणे माध्यक का मान नहीं दिया है, यही पूछा है तो x मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे 32 दिया है माध्य का मान। तो 35 बराबर 3x माइनस 32 गुना 64, इसको इस बगल लेके आते हैं तो 35 प्लस 64 बराबर हो जाएगा 3x, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99 बराबर 3x, 3 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 33 बार, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 18 में बहुलक वर्ग क्या पूछा है। तो बहुलक आपको पता है वही बारंबारता बहुलक होती है जो सबसे ज़्यादा मान में बड़ा हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा मान में बड़ा कौन है, 19 है, और 19 का देख लीजिए कि कौन सा बहुलक वर्ग है, तो कहेंगे 15 से 20, यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योगफल होगा 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12, और ये जो 20 है कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/2। खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से प्रश्नों को देखिए और आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 21 का क सबसे पहले अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 का क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, जो घन का आयतन है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन कितना है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि a क्यूब बराबर ये 11 का क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद a बराबर क्या आ गया, तुलना करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो मतलब a मतलब उसकी भुजा का मान कितना आ गया, 11 आ गया। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा का मान बताइए, तो प्रत्येक भुजा का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 का ख देखिए। प्रश्न नंबर ख क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 है और जिसका एक मूल 2 दिया है, तो p का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक मूल 2 दिया है, मतलब आप ये मान लीजिए कि मूल जो है वो x ही है और x बराबर 2 दिया है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 इसके बाद सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2 6 माइनस पी बराबर 0, और 6 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 बराबर पी हो जाएगा, मतलब पी का मान कितना आ गया 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यही आपका पी का मान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 का ग, प्रश्न नंबर 21 का ग देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको मैंने बताया कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार का मतलब कितना दिया है, 15, आधार ये हो गया 15 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, तो आप कहेंगे कर्ण जो है 17 दिया है। तो आपको ये लंब यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब लंब तो आपको पता ही नहीं है तो रहने देते हैं। 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर। 289 में से 225 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 4 6 64 बचेगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 64 बराबर लंब हो जाएगा, और लंब बराबर आ गया आपका 8। तो आप कहेंगे कि ये जो लंब है ये 8 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया 8, और कर्ण का मान कितना दिया है 17, और 8 बटे 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 के ग का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 का देखेंगे घ। प्रश्न नंबर 21 का घ क्या कह रहा है, कह रहा है कि बारंबारता सारणी का माध्य निकालिए। वर्ग अंतराल इधर दिए रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 ये दे रखा है। इसके बाद आपको बारंबारता दे रखा है, बारंबारता लिख लीजिए कितना दे रखा है, 1 2 6 8 3, ये आपका बारंबारता दे रखा है। एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही होता है। अब यहाँ पे एक्स आई निकालने के लिए 0 और 2 को जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ देंगे 1 आ जाएगा, 2 से भाग देने पर 4 2 6 3 आ जाएगा। 2 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई तो कैसे होगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 3 6, 6 5 30, 8 7 56, 9 3 27। अब इसको आप पूरा टोटल जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये आ गया 7 6 13, और 13 13 6 19 1 20 का 0, 2 2 4 5 9, और 9 10 11 12, कितना आ गया 120। और इधर इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6 2 8, 8 8 16, 16 1 17 3 20, ये आ गया 20। तो यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे 20 बट्टा 20, 120 बट्टा 20, तो ये आ गया 6। तो माध्य कितना निकल कर आ गया, तो कहेंगे कि इसका जो माध्य जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 21 का अंग कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। मान लीजिए ये एक लाइन है, रेखा, ये एक रेखा है, यहाँ पर -3, 10 एक बिंदु दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर बिंदु दिया गया है 5, 4। इसके मध्य बिंदु यहाँ पर है। यदि मध्य बिंदु यहाँ पर है तो m और n रेशियो का दोनों डिवाइड होंगे, और जहाँ पर ये दोनों 1 और 1 ही हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों को बराबर बराबर निर्देशांकों में बांटेगी। तो ये यहाँ पर ये जो बिंदु P है, ये इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो बिंदु P को आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम लोग x, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि x बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, और y बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ठीक है, और आपको पता है कि ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया। बस इसी के मान को आपको यहाँ पे रख देना है। तो m का मान 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना है, तो कहेंगे 5, प्लस 1 गुणे x1 का मान है -3 बटे में 1 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। y बराबर 1 गुणे y2 का मान कितना है 4, प्लस 1 गुणे y1 का मान है कितना 10, रख देंगे 1 1 2 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 5 - 3 बटे में 2, y बराबर क्या आ गया 4 प्लस 10 बटे में 2, x बराबर हो गया 2 बटे में 2 मतलब आ गया 1, और y बराबर क्या हो गया 14 बटे 2 मतलब आ गया 7। मतलब x का मान कितना आया, x का मान 1 आया, y का मान कितना आया 7 आया। तो वो बिंदु जो है P x y ये कितना हो जाएगा, तो ये जो बिंदु होगा 1, 7 हो जाएगा।
इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1,7। ये जो निर्देशांक है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x9 दो बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो 13 मात्रक है। जो दूरी दिया गया है वो 13 मात्रक है। तो आपको इस x का मान प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी आपको दिया है 13। यहाँ पर देखिए x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अब इसके बाद x2 का मान कितना दिया है, x माइनस x1 का मान -1 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो कहेंगे कि 9 है, माइनस y1 का मान कितना है -3। तो इसका हो गया होल स्क्वायर। 13 बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए। 13 बराबर अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। देखिए इस दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा 169। और इधर ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। इधर बचा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 144। 144 को पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या बचा, 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, तो 25 बराबर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा बराबर x प्लस 1 बच गया। अंडर रूट 25 का मतलब 5 हो गया बराबर x प्लस 1 हो गया, और 5 माइनस 1 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 4। तो x का मान कितना आ गया 4, यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये खंड व का 21 के सभी प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का क सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। दो क्रमागत विषम धनात्मक, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये कौन कौन से होंगे, एक तो x होगा और एक x प्लस 2 होगा। कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल कितना है 290 हो। तो आपको ये बताना है कि दोनों कौन कौन सी संख्याएं हैं, है ना, ये कौन कौन से विषम पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290। x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 को भी इस तरफ लेके आते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, उसके बाद माइनस 286 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, सब में 2 2 को कॉमन ले लेते हैं और इधर 0 है तो वो 0 से भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको 143 का ऐसा फैक्टर करना है कि जो क्या हो जाए, गुणा करने पर 143 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो ये कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो ये होगा 11 गुणे 13, है ना, 11 गुणे 13 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, क्योंकि 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा और 13 और 11 का गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इसके आगे सॉल्व करें तो x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 और यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 13 कॉमन ले सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 11 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में आएगा x प्लस 13। ठीक है, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर माइनस 13, तो माइनस को नहीं लेना है। x बराबर 11 आ गया तो यहाँ पर 11 हो गया x का मान 12 और x 11 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो गया 13। मतलब x के जो दोनों
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, वो कौन से हैं? 11 और 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का ख। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र के द्वारा बनाए गए वृत्त। तो एक वृत्त हम ऐसे बना लेते हैं और एक वृत्त ये ले लेते हैं, तो दो, देखिए दो वृत्त बन गए, है ना। कितने वृत्त बन गए? दो वृत्त बन गए। और इन दोनों का केंद्र एक ही है और ये है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये देखिए ये जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। कह रहा है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। छोटे वृत्त को जब स्पर्श करती है ना, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जहाँ पर स्पर्श बिंदु है वहाँ पर वो समद्विभाजित होती है। चलिए इसको बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी उपपत्ति लिखेंगे, है ना। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। माना कि यहाँ पर एक बिंदु है, या ऐसे समझते हैं यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं ए, ये बी और ये बिंदु सी है ना। अब इसी को ध्यान से देखिए, इसको भी कर लेते हैं, ये ओ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि माना कि सी ओ कामा आर और सी ओ कामा आर डैश। अब क्योंकि दो त्रिज्याएं होंगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी और एक यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी। दो त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो दो त्रिज्याएं होंगी, तो एक आर है और एक आर डैश है। दो वृत्त हैं, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि ये दो वृत्त है जिनका केंद्र ओ है। ये सब आप लिखेंगे, जिनका केंद्र ओ है। तो यहाँ से यहाँ तक की आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक हम लोग आर डैश मान लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आप ये मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना ए बी वृत्त सी की जीवा है, ए बी वृत्त सी। यहाँ पे सी कौन है? ओ आर, है ना। ओ आर की जीवा है जो सी ओ कामा आर डैश को सी पर स्पर्श करती है, सी पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब आप सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है ए सी बराबर सी बी। क्या सिद्ध करना है? कि ए सी बराबर सी बी आपको सिद्ध करना है ना। चित्र में देख के आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला काम, ओ को सी से मिलाइए। क्या करेंगे? ओ को सी से मिलाइए, ये वाला बिंदु ओ को क्या करेंगे? सी से मिलाइए। क्यों? क्योंकि ओ सी वृत्त की त्रिज्या है। ओ सी ये जो है वृत्त की त्रिज्या है और ए बी सी पर इनको स्पर्श करती है। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ओ को ओ सी को मिलाया। क्यों? क्योंकि ओ सी वृत्त ओ कामा आर, सॉरी ओ डैश कामा आर ऐसे कर लेते हैं, सी की त्रिज्या है और ए बी सी पर इसकी स्पर्श रेखा है। और इस भी स्पर्श रेखा है। तो आप ये कहेंगे कि कोण ओ सी बी बराबर 90 डिग्री और ए बी वृत्त सी ओ कामा आर की जीवा है और ओ सी लंब हो जाएगा ए बी पर। ठीक है, तो यदि ये लंब हो गया, इसका मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बी। और यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव दैट, या सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दी गई आकृति में एल एम समांतर है
पैरेलल है सी बी के, है ना, और एल एन समांतर है सी डी के। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। सभी प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि एग्जाम्पल्स पूरा लगा के जाइएगा। इसमें आपके कम से कम 6 से 7 प्रश्न जो हैं वो बड़े बड़े प्रश्न वाले, 6 नंबर वाले वो, और 4 नंबर वाले भी पूरे के पूरे एग्जाम्पल से आए हुए हैं। अब पूरे के पूरी प्रश्न एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, और मैंने कहा था एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न पे देखते हैं। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में देखें। तो त्रिभुज यदि ए बी सी में देखें, ए बी सी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, इस वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर एल एम समांतर है किससे, सी बी के, ठीक है, ये दिया है ना, एल एम समांतर किसके है, सी बी की, ये हमको क्या दिया है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम बटे में एम बी होगा कि नहीं होगा, बराबर ए एल बटे में एल सी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद त्रिभुज ए सी डी में देखें। त्रिभुज ए सी डी मतलब ये ए सी डी, ये वाला त्रिभुज यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें दिया है एल एन पैरेलल सी डी की, ये दिया है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे में एल सी, ठीक है। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए ध्यान से आगे लगाते हैं इधर ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे ही आप तुलना करेंगे दोनों समीकरणों का, तो देखेंगे ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था, ए एम बटे एम बी बटा बराबर ए एन बटे एन डी। तो आपको प्रूफ जो करना था आप वो भी लिख सकते हैं कि ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 22 का घ देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद है एक, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले इनके शून्यक निकालते हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम लोग द्विघात का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अच्छा ये कैसे हो गया, ये इसे हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 5 का यदि 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसलिए हमने 5 और 2 का यहाँ पे दोनों संख्याएं ली है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 2 बन गया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x बराबर -5 आ जाएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। x के दो शून्यक ये ज्ञात हो गए, लेकिन इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ पे इनके दोनों जो शून्यक होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b बटा ए होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वो होता है c बटा ए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए b बटा ए माइनस b का मान कितना है, तो कहेंगे 7, तो -7 बटा ए का मान कितना है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि -7 आ गया किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अच्छा यदि हम लोग देखें ध्यान से तो अल्फ़ा प्लस बीटा यदि जोड़ें तो क्या -7 आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा का मान -5 है और -2 है, तो कितना आ गया -7, मतलब यहाँ पर ये सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा को देखें तो c बटा ए, c का मान कितना है, तो कहेंगे 10 है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ गया 10। मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -5 गुणे -2 करने पर 10 आ रहा है, क्या, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो ये हो गया इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गया। क्लियर है। तो प्रश्न नंबर 22 का घ हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 का अंग में, जिसमें हम लोगों को माध्यक निकालना है। ध्यान से देखिए प्रश्न 22 का अंग,
माध्यक निकालना है। दिया क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक। इसके बाद क्या दिया है, बारंबारता। एफ आई क्या दिया है, एफ आई दिया है 2, 4, 7, 3, 2 दिया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमको ये पता है कि माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यही होता है माध्यक का फार्मूला। क्लियर है। अब ये माध्यक का फार्मूला हो गया, तो सबका मान रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हमको निकालना है सी एफ, तो यहाँ पर पहले सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, 2 और 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 7 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 3 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, और 16 और 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 18 आया है यही होता है n। क्या होता है, n। तो आपको अच्छे से पता है कि आप इसके योग को भी सिग्मा एफ आई बराबर ही होता है n। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, तो कहेंगे कि n बराबर 18 है, लेकिन आपको n/2 प्राप्त करना है, मतलब 18/2, मतलब आपका n/2 कितना आ गया, 9। ये जो 9 आया है यही आपको देखना है कि ये सी एफ में है कहाँ। तो 9 किसके किसके बीच में आएगा, 6 के बाद आता है और 13 के पहले। तो यहाँ पर ये जो पहले आ रहा है 6, ये आपका हो जाएगा सी एफ, और ये जो 13 आ रहा है ना, ये माध्यक वर्ग होगा 20 और 30 का। यहाँ पर ये हो जाएगा f, मतलब f का मान कितना आ गया 7, सी एफ का मान कितना आ गया 6, और यहाँ पे ये l हो जाएगा 20, l का मान कितना आ गया 20। सबका मान निकल चुका है, और h का मान कितना है, तो h का मान है 10। ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर ही होता है h। l का मान कितना है, सबका मान आप पुटअप रखेंगे। l का मान 20 दे रखा है, प्लस n/2 9 है, सी एफ का मान कितना आया है 6 आया है, f का मान कितना है 7 आया है, और 10 आया है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 गया 3/7 हो जाएगा, 20 प्लस 30/7 हो गया, बराबर 7 दूनी 14, 140, 170/7 हो जाएगा। और इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा इसके बाद 24.28, 24.28 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल है। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैलों में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि नीली गेंदों की संख्या कितनी है। माना नीली गेंद की संख्या बराबर x। ठीक है, नीली गेंद की संख्या बराबर x। उसके बाद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे कि ये 5/5 प्लस x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई, और लाल गेंद इसमें 5 ही हैं, तो 5 प्लस x, टोटल गेंदों की संख्या हो गई 5 प्लस x हो गई, और 5 उसकी प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5 ही है। तो यहाँ पर यदि अब कहा जाए कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या कितनी है x, तो x अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, 5 प्लस x। तो दोनों को पता चल गया। अब प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो नीली गेंद में यहाँ पर आपको प्रश्न को देख के सॉल्व करना है। प्रश्न से यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है 5 प्लस x, और जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है 5 प्लस x, 5/5 प्लस x, इसकी 2 गुनी है। इसकी कितनी है, 2 गुनी है, तो आपने 2 गुनी कर दिया। क्लियर है। यदि ऐसा है तो अब इसको आप यदि सॉल्व करें तो देखें तो ये क्या हो जाएगा, x/5 प्लस x बराबर 10/5
5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया 10। तो कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या कितनी है, तो आपने शुरू में ही माना था नीली गेंदों की संख्या एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान आ गया 10 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्रश्न दिया है आपके पास सामने, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। एक वर्ग आपका ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया। चलिए मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो ए है और इसकी जो भुजा है वो बी है। तो पहला वाक्य ये कह रहा है कि दोनों के भुजाओं का, दोनों के क्षेत्रफलों का जो स्क्वायर है, ए क्षेत्रफल प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दिया है 157। मतलब दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल दिया है वो 157 दिया है। और कह रहा है कि दोनों के परिमापों का जो योगफल, एक का परिमाप 4a और दूसरे का परिमाप 4b, जो ये योगफल दिया है वो 68 दिया है। क्लियर है। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और इस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बराबर 68 हो गया। 4 से इसको काट देंगे तो 17 हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 17। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको a प्लस बी मिला है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके मन में आएगा कि हम a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से कुछ काम बन सकता है। तो सबका मान रख देंगे, यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है समीकरण 1 से 157 प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, 157 इधर लेते आइए, 2ab इधर बच गया। तो 289 में से 157 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे कि 2 और 8 में से 5 गया 3 और 132 आ गया 2ab। इससे काट देंगे तो ये 66 आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि ए बी बराबर कितना आ गया 66 आ गया। ए बी बराबर कितना आ गया 66 आ गया। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए बी का मान कितना आया है 66 आया है। तो आप कहेंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा 66 बटे में बी हो। अब इसको ए बराबर 66 बटे बी को समीकरण नंबर 2 में आप रख दीजिए। ए प्लस बी बराबर 17 दिया हुआ है, तो 66 बटे बी प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 66 प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 बी हो जाएगा। क्लियर है। मतलब आपका यह द्विघात समीकरण बनेगा बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 बराबर 0। अब 66 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 17 आए, तो ये 11 छक्का 66 होता है, 11 छः 17 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 11b, उसके बाद माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0, 66 बराबर 0। बी कॉमन लेंगे तो b माइनस 11, इधर माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 11 बराबर 0। तो आपका क्या आ गया b माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में b माइनस 11। मतलब आपका b का जो मान है वो आपका 11 भी आएगा और 6 भी आएगा, दोनों में से कोई एक मान रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो b बराबर 11 भी आएगा और b बराबर 6 भी आएगा। अब यहाँ पर आप ये मान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको, तो समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो a बराबर 66 बटे यदि 6 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 11 और b का मान कितना अभी माने हैं आप, तो 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 11 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप चाहें यहाँ से 11 लेंगे तो भी आंसर वहीं आएगा, बस a और b का मान पलट जाएगा, लेकिन दोनों के आंसर वहीं सेम आने वाले हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 का अथवा वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मान लेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर इसके बाद धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ पर धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय
कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 24 किलोमीटर। देखिए आपके प्रश्न में दिया है ना 24 किलोमीटर विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो कितना हो जाएगा 24 और चाल कितना हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा, इतना घंटे समय लगेंगे। और धारा की यदि अनुकूल जाने की बात करें तो अनुकूल में भी ऐसे ही समय लगेगा। अनुकूल धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, ये भी दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी कितना है 24 ही है, लेकिन चाल अब कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स घंटा हो जाएगा, ठीक है, आवर। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आप काम करेंगे। प्रश्नानुसार 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि 1 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में आपका कहा है ना कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, इसलिए हमने दोनों घटाकर 1 कर दिया। अब यदि ऐसा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स बराबर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 18 का स्क्वायर माइनस, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए इसको। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया है कि 24 आप चाहे तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक बार उसको लिख लेते हैं 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स बराबर 18 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब क्या होगा, अब देखिए दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको आंसर के लिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6, और या तो एक्स बराबर -54, तो माइनस का तो लेना नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 6 आ जाएगा। इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू निकल के चली आएगी। प्रश्न नंबर 24 का पहला वाला देखते हैं, पेडेस्टल के शिखर वाला। तो इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। पहले इसको चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये भूमि हो गया, यहाँ पर एक पेडेस्टल लगा है और उसी बिंदु पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा और उसकी ऊंचाई पूछा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है इसकी, ये क्लियर है, और इसके ऊपर एक पेडेस्टल लगा है यहाँ पर, ठीक है। ये पेडेस्टल हो गया, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी, ये मान लीजिए मूर्ति है। तो और मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है, मूर्ति की कह रहे हैं कि ऊंचाई 1.6 मीटर मूर्ति है और पेडेस्टल की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं h है। आगे कहता है कि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ये हमको पता चला। आगे कहता है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न ने बोला वैसे वैसे हम लोगों ने फॉलो किया। पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब इस h का मान निकालना है। अब सब कुछ हमको पता हो गया तो इसका नामकरण भी कर लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर लंबा है, दूरी है इसकी, ठीक है। ये बिंदु c मान लेते हैं और इस बिंदु को d मान लेते हैं। चित्र हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब इसको करना है सॉल्व। क्लियर है। सबसे पहले त्रिभुज BAD में देखेंगे, त्रिभुज BAD में देखेंगे तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, BD बटे में AB, लंब बटे आधार हो जाएगा। ये होता है ना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये √3 हो गया बराबर, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पर B और D की जो टोटल ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी h प्लस 1.6 बटे x हो जाएगा। AB का मान कितना है, x है। क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, √3x माइनस 1.6। यहाँ से h का मान हो गया, ये हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में यहाँ पर भी हम देखें तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार मतलब BC बटे में AB।
तो एक बराबर क्या हो जाएगा h बाई एक्स। तो आप कहेंगे यहाँ से कि h बराबर क्या आ गया x आ गया, h बराबर क्या आ गया x। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू एच माइनस 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर h का मान इधर भी रख सकते हैं तो -√3h प्लस h बराबर 1.6, लेकिन ये माइनस में है। अब इसको और आगे यहाँ से h का मान ले लेते हैं तो ये -√3 + 1 बराबर -1.6। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि h √3 - 1 बराबर 1.6, यहाँ से माइनस को हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए h बराबर क्या आ गया, तो कहेंगे कि h बराबर आ गया 1.6 बटे √3 - 1 आ गया। इसका परमेयीकरण हम लोग करेंगे √3 + 1 से √3 + 1 से परमेयीकरण कर देंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे में 3 - 1 मतलब 2 आ गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि h बराबर क्या आ गया 0.8 √3 + 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, तो खंभों की ऊंचाई और उसके खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों के दोनों प्रश्न 24 के जो दोनों के दोनों प्रश्न है ये एनसीईआरटी के प्रश्नावली का प्रश्न है। तो आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा अच्छे से तो इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 24 का ये वाला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखिए कह क्या रहा है प्रश्न, उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क पहले बना लीजिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो चौड़ाई है इसकी ये कितनी हो गई 80 मीटर हो गई। ठीक है। कह रहा है कि दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया h ऊंचाई का। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h और यहाँ पर भी एक मान लेते हैं, ये इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों खंभे बराबर हैं, समान लंबाई के हैं, ये दोनों के दोनों h लंबाई के हैं। लेकिन आगे कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग देखें इसको A मान लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D इसको मान लेते हैं और ये E। अब इसके बाद यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, तो टोटल 80 है तो यहाँ से 80 - x हो जाएगा ये दूरी। क्लियर? तो हम लोगों का चित्र बन के तैयार हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप त्रिभुज ACE में देखिए तो आप कहेंगे कि tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा AE बटे में AC लंब बटे आधार। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा 80 - x। अब यहाँ से आप कहेंगे कि √3h + x बराबर 80 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद त्रिभुज ABD में, किसमें CBD में, अब यहाँ पे यदि इसमें देखें तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा तो कहेंगे कि BD बटा CB लंब बटा आधार। तो √3 बराबर h बटा x, तो h बराबर हो जाएगा √3x समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से ये जो h का मान है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ब्रैकेट में √3x + x बराबर 80। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 3x + x बराबर 80, 4x बराबर 80 काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 आ गया तो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो h बराबर 20√3, तो h का मान कितना आ गया 20√3। तो खंभों की जो ऊंचाई है वो कितना है 20√3, खंभों की ऊंचाई कितना है 20√3 है। और क्या पूछा था दोनों खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः कितनी है, तो एक तरफ से आप देखेंगे तो एक तरफ से 60 हो जाएगा और एक तरफ से
20 हो जाएगा। तो कितना हो गया, क्योंकि x का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 20 हो जाएगा। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी हुई गिलास की आकृति से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार की तली में एक उभरा हुआ गोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। धारिता मतलब उसका आयतन जो है कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप पाई बराबर 3.14 मानने के लिए वो बोला है। क्लियर है। तो चित्र आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक गिलास है जो इस तरीके का गिलास रहता है। वास्तव में गिलास तो ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ बीच में वो क्या किया था, उठा दिया था, जिससे इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और इसी पर आपका ये बेस्ट सवाल है। तो सबसे पहले देखिए सवाल लगाएंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से देखिए ऐसे। तो सवाल का सबसे पहले हल करते समय आप लिखेंगे गिलास का आंतरिक व्यास कितना है। तो लिखेंगे गिलास का आंतरिक व्यास, गिलास का आंतरिक व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया है, अच्छा गिलास का आभासी धारिता क्या होगी, गिलास की आभासी धारिता बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जहाँ पर पाई का मान 3.14 और आर का मान 2.5 गुणे 2.5 हो जाएगा, और ये एच का मान 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वास्तविक धारिता उपरोक्त धारिता के आधार में बने गोले का आयतन के बराबर कम है, तो वास्तविक धारिता में कमी कितनी आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वास्तविक धारिता में कमी, वास्तविक धारिता में कमी कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। जो ये 2/3 पाई अर्धगोला है, इसी कितना कमी आएगी। तो क्या ये क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 3.14 गुणे आर क्यूब मतलब 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वास्तव में जो धारिता है वो कैसे पता चलेगा, तो वास्तविक गिलास की वास्तविक धारिता इस समय क्या है, तो करेंगे आभासी धारिता, जो हम लोगों को आभासी धारिता पता चला है, और जो अर्धगोले का आयतन है वो जो आपने निकाला, अर्धगोले का आयतन आगे निकालेंगे। तो आभासी धारिता कितना है, 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन कितना है, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 25 का, कौन सा प्रश्न, 25 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था, और यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लट्टू का आकार देखिए चित्र में बना के दिया भी है पेपर में, इस तरीके से बनाया गया लट्टू। ये एक मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से लट्टू बना गया है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अर्धगोले का ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ले लिया, और प्लस ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इस लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो अब क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालें।
पहले निकालेंगे हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 22/7, पाई का मान हो गया, आर का मान कितना हो गया 3.5/2 गुणे 3.5/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 गुणे 0.5, 3.5 बचा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे तो 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई L बराबर लट्टू की ऊंचाई माइनस कर देंगे किसका ऊंचाई, अर्धगोले भाग की ऊंचाई, मतलब त्रिज्या ही लिख लेते हैं, ऊंचाई ही समझ जाएंगे आप। तो लट्टू की ऊंचाई 5 है और त्रिज्या कितनी है 3.5/2, मतलब ये आ गया 3.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इतना यदि आ गया तो अब इसके आगे क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे अंडर रूट में r² प्लस h² बराबर अंडर रूट में r का मतलब 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर बराबर, ये सॉल्व करेंगे 3.5 सेंटीमीटर के लगभग आएगा, है ना। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये क्या होता है पाई आर एल, तो आपने एल निकाल लिया है तो सबका मान अब आप रख दीजिए। तो 22/7 पाई हो गया, आर का मान है 3.5/2 और एल का मान है 3.7। तो ये हो जाएगा 15.5 गुणे 3.77। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपने लट्टू का अभिष्ट क्षेत्रफल माना था, लट्टू का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 19.25 प्लस 20.35। समझ में आया कहाँ से आया 19.25, ये जो अभी आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल माना है ना, इसी पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देना है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39.60 के लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे।